भारत की धरती पर एक बार फिर युद्ध की आंधी आने वाली थी। लेकिन कहानी असल में इससे बहुत पहले शुरू होती है, एक छोटे से गांव इस्सेवाल में, जहां एक बच्चा आसमान की तरफ देखता था और उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता था, उड़ना। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर भारतीय वायुसेना का ऐसा सितारा बना कि दुश्मन भी उसे सलाम करने को मजबूर हो गए। यह कहानी है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जमाने में जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी और कभी जंग के दरमियान झूलते रहे। जब लाहौर से लेकर ढाका तक सियासी तूफान उठ रहे थे, जब एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान के लोग मौत और अत्याचार से बचने के लिए भारत की ओर भाग रहे थे, तो दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना F-86 से विमानों को लेकर भारत की सीमाओं पर मंडरा रही थी। उसी दौरान एक युवा फाइटर पायलट, जिसकी शादी को अभी 4 महीने भी नहीं हुए थे, श्रीनगर के उस सर्द हवाई अड्डे पर तैनात था। उसके हाथों की मेहंदी अभी छिल्ली भी नहीं थी और मां भारती ने उसे बुला लिया। वह अकेला था, उसके सामने 6 थे। उसका विमान छोटा था, दुश्मन का बड़ा और ताकतवर। लेकिन जब देश के लिए जान देना खेल हो जाए तो आकार और संख्या मायने नहीं रखती। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी यात्रा को, बिल्कुल शुरुआत से, उन सब चीजों को समझते हुए जिन्होंने उस मुलाकात को अमर बना दिया। हम बात कर रहे हैं 1945 की। दुनिया अभी दूसरे विश्व युद्ध के मलबे से बाहर निकल ही रही थी। भारत पर अभी भी अंग्रेजों की हुकूमत थी। हाँ, क्योंकि आजादी आई दी 1947 में और निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म उससे 2 साल पहले 17 जुलाई 1945 को हुआ था। पंजाब के लुधियाना जिले में एक छोटा सा गांव था, इस्सेवाल। आज भी वहां से हलवारा एयरफोर्स स्टेशन बस कुछ ही किलोमीटर पर है। उस समय हलवारा भारतीय वायुसेना का एक अहम ठिकाना था। स्पिटफायर, हार्वर्ड और बाद में वैम्पायर और हंटर विमान वहां उड़ान भरते थे। निर्मलजीत जब छोटे थे तो वह अपनी मां के साथ आंगन में बैठता और जैसे ही आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट सुनता, वह दौड़कर बाहर आ जाता। उसके पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों खुद वायुसेना में थे। वह एक अनुशासित और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान ही वायुसेना में भर्ती हो ली थी और बाद में आजाद भारत की वायुसेना में उनकी सेवाएं रहीं। घर में देशभक्ति की फिजा थी। सुबह की प्रार्थना के बाद अक्सर देश के लिए कुछ करने की बात होती। माता हरबंस कौर, जो एक बहुत ही धार्मिक और संवेदनशील महिला थीं, वह अपने बेटे को सिखाती थीं कि सच्चा सिख वही है जो कमजोरों और मातृभूमि की रक्षा करे। यह संस्कार ऐसा था कि बचपन में ही निर्मलजीत ने तय कर लिया, उन्हें फाइटर पायलट बनना है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहते, जब बड़ा होऊंगा तो उन्हीं विमानों में से एक उड़ाऊंगा। गांव के लोग उन्हें निर्मा कहकर बुलाते थे। वह काफी लंबे थे, अपनी उम्र के बच्चों से काफी लंबे। बाद में यही लंबाई उनके लिए एक चुनौती बनने वाली थी, लेकिन तब तो बस एक बच्चे का सपना था। उनकी पढ़ाई गांव के ही खालसा हाई स्कूल में हुई। वहां के शिक्षक आज भी बताते हैं, एक बार की बात है, आसमान से एक रॉयल एयरफोर्स का विमान बहुत नीचे से गुजरा। सारे बच्चे डर गए थे, लेकिन निर्मलजीत ने अपनी टिफिन बॉक्स रखी और बिना डरे उस विमान को देखता रहा। उस दिन उसने कहा, मुझे नहीं डर लगता, मैं भी ऐसा ही उड़ूंगा। स्कूल में वह पढ़ाई में होशियार थे, हमेशा पहले या दूसरे नंबर पर। उनका गणित और साइंस विशेष रूप से मजबूत था। साथ ही वह खेलों में भी बहुत आगे थे। वॉलीबॉल और हॉकी उनके पसंदीदा खेल थे। उनकी बॉडी बिल्ट बहुत अच्छी थी और वह हर स्पोर्ट्स मीट में मेडल लाते थे। परिवार में उनके पिता चाहते थे कि निर्मलजीत इंजीनियर बने, क्योंकि उन दिनों इंजीनियरिंग को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता था। इसलिए 1962 में जब निर्मलजीत ने 12वीं पास की तो उनका दाखिला आगरा के प्रतिष्ठित दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया गया। आगरा ताजमहल का शहर, लेकिन निर्मलजीत के लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां वह मन से नहीं थे। वह कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन तो हमेशा आसमान में उड़ता था। तभी उन्होंने एक चतुर कदम उठाया। उन्होंने एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर की एयरफोर्स विंग में दाखिला ले लिया। एनसीसी में उन्हें छोटे मॉडल विमान बनाने और उड़ाने का मौका मिला। यही वह शुरुआत थी जहां से उनकी एरो मॉडलिंग की रुचि ने जन्म लिया। वह घंटों एनसीसी के कैंप में लगे रहते, छोटे ग्लाइडर्स को असेंबल करते, विंग्स को एडजस्ट करते और फिर उन्हें हवा में दौड़ाकर उड़ाते। उस वक्त एनसीसी के एक अधिकारी ने उनकी प्रतिभा देखी और कहा, तुम सही फाइटर पायलट बनोगे। 3 साल बीतते बीते 1965 का भारत पाक युद्ध आ गया। यह युद्ध मुख्यतः कश्मीर के मामले में हुआ था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की और भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इस युद्ध में दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच कई हवाई मुठभेड़ें हुईं।
भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलटों ने बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद जबरदस्त मुकाबला किया। खासकर उस छोटे से फॉल एंड ग्नैट विमान ने जो कमाल दिखाया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ग्नैट कोई बड़ा विमान नहीं था, लंबाई में करीब 29 फीट, पंखों का फैलाव 20 फीट से कुछ ज्यादा और वजन महज 2 टन। लेकिन इसकी फुर्ती अद्वितीय थी। इसकी टर्निंग रेडियस इतनी कम थी कि सेबर जैसा बड़ा विमान उसका पीछा नहीं कर सकता था। 1965 में ही पाकिस्तानी F-86 सेबरों का ग्नैट के हाथों ऐसा कत्लेआम हुआ कि ग्नैट को सेबर स्लेयर का खिताब मिल गया। जब निर्मलजीत ने यह खबर पढ़ी तो वह अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में उछल पड़े। उनके एक रूममेट ने बताया था, उस दिन उन्होंने कहा, न, मैं भी वही ग्नैट उड़ाऊंगा। अब निर्मलजीत के मन में इंजीनियरिंग के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वह SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी करने लगे। उन दिनों NCC स्पेशल एंट्री के जरिए वायुसेना में भर्ती का रास्ता था। उन्होंने उसी रास्ते को चुना। 1966 में उन्होंने SSB इंटरव्यू दिया, वह भी अपने इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम के बीच में। शाटिका, उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वायुसेना सेलेक्ट हो गए तो उन्हें अपनी डिग्री अधूरी छोड़नी पड़ेगी। उनके पिता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। पिता ने कहा, पहले इंजीनियर बनो, फिर वायुसेना जाना। लेकिन निर्मलजीत ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं जहां जाऊंगा वहां भारत को मेरी जरूरत है। पिता ने चुप होकर उनकी ओर देखा बहुत देर तक, फिर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। वह जानते थे कि यही उनकी असली इच्छा है। बाद में निर्मलजीत की मां बताती थीं कि जब वह आगरा से घर लौटे तो उनका चेहरा एक अलग ही रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने कहा, मां, अब मैं हवा में लिखूंगा अपना नाम। 1957 एयर फोर्स अकादमी, डिंडीगुल। यह तमिलनाडु के कोडाईकनाल के पास एक अद्भुत जगह है। यहां भारतीय वायुसेना के हर पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। निर्मलजीत 97 जनरल ड्यूटी पायलट कोर्स में शामिल हुए। यह कोर्स 74 सप्ताह का था, यानी करीब 1.5 साल। इसमें न सिर्फ उड़ान भरना सिखाया जाता था, बल्कि एरोडायनामिक्स, नेविगेशन, मौसम विज्ञान, हथियार संचालन, टैक्टिकल ड्रिल्स, सब कुछ। अकादमी के दिन बेहद कठिन होते थे। सुबह 4 बजे उठना, फिजिकल ट्रेनिंग, सैद्धांतिक क्लास, फिर सिम्युलेटर ट्रेनिंग और उसके बाद असली उड़ान। हर दिन एक नई चुनौती। निर्मलजीत ने सबसे पहले HPT-32 हिंदुस्तान पिस्टन ट्रेनर विमान पर ट्रेनिंग शुरू की, जो एक बेसिक ट्रेनर था। उसके बाद किरण मार्काबाई जेट ट्रेनर पर। वह बेहद तेजी से सीखते थे। उनके इंस्ट्रक्टर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह घुमान, जिन्हें बाद में उनकी स्क्वाड्रन में G-मैन कहा जाने लगा। घुमान साहब एक अनुभवी और सख्त इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने बताया कि जब पहली बार निर्मलजीत कॉकपिट में बैठे तो उन्होंने नोटिस किया उनकी हाइट की वजह से हेडरूम बहुत कम था। निर्मलजीत का सिर हेलमेट सहित कैनोपी, विमान का शीशा, से टकरा रहा था। घुमान ने उन्हें सलाह दी, तुम ग्नैट नहीं उड़ा सकते, बेहतर होगा कि तुम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए अप्लाई करो। निर्मलजीत ने मुस्कुराकर कहा, सर, ग्नैट ही मेरा जहाज है। उन्होंने एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी सीट को थोड़ा नीचे करने का इंतजाम किया। जब वह बैठते तो अपनी रीढ़ को थोड़ा झुका लेते। उनके घुटने कंट्रोल पैनल को छूते थे। पहले कुछ उड़ानों में तो बहुत तकलीफ हुई। एक बार तो इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी क्योंकि उनका पैर पैडल में अटक गया था, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से अपना तरीका बदला। अपने ड्रीम के प्रति उनका जुनून ऐसा था कि उनके इंस्ट्रक्टर भी हैरान थे। एक दिन घुमान ने उनसे पूछा, क्या चीज तुम्हें इतना धक्का देती है? उन्होंने कहा, सर, जब मैं ग्नैट उड़ाऊंगा तो मैं दुश्मन से नहीं डरूंगा, और अगर मैं इस छोटे से विमान में अपने शरीर को काबू कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उनकी ट्रेनिंग में एक और मजेदार किस्सा है। एक बार एयर टू ग्राउंड फायरिंग एक्सरसाइज थी। निर्मलजीत ने अपना टारगेट इतनी सटीकता से हिट किया कि रेंज ऑफिसर ने अनुशासन भंग करने का आरोप लगा दिया, क्योंकि उनका टारगेट का बुलेट समूह एक मुट्ठी से भी छोटे दायरे में था। उन्होंने साबित कर दिया कि वह हर काम पूरी सटीकता से करना चाहते हैं। वह कंपटीशन के दीवाने थे। उनके बैच के दूसरे पायलट उनके बारे में कहते थे, वह चुप रहता है लेकिन उसकी निगाहें हर चीज को पढ़ लेती हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ रात में अकादमी की मेस में बैठकर विमानों के डिजाइन और द्वितीय विश्व युद्ध की हवाई लड़ाइयों पर चर्चा करता था। वह रॉबर्ट स्टैनफोर्ड टक, डगलस बैडर और अन्य महान एएस पायलटों की जीवनियां पढ़ता था। उसने अपना एक नियम बना रखा था, कोई भी ट्रेनिंग सेशन बिना नोट्स लिए खत्म नहीं करता। उसकी डायरी हमेशा टेक्निकल बातों से भरी रहती थी। 1967 के अंत तक उन्होंने ग्नैट पर कमांड हासिल कर ली थी। अकादमी के चीफ इंस्ट्रक्टर ने उनके फ्लाइंग इवैल्यूएशन में लिखा, एबॉर्मल हाइट बट एक्सेप्शनल कंट्रोल और सिचुएशनल अवेयरनेस।
एक नेचुरल फाइटर पायलट। 4 जून 1967 को जब उन्हें पायलट ऑफिसर के तौर पर कमीशन मिला तो उनकी पहली पोस्टिंग हुई नंबर 18 स्क्वाड्रन में। यह स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित स्क्वाड्रनों में से एक थी। इसका गठन 1965 में हुआ था, लेकिन पहचान फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से थी। उनका मोटो था तीव्र और निर्भय। स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह एक तेज गति से गोली मारता हुआ बुलेट था। नंबर 18। स्क्वाड्रन ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेबरों को खूब मारा था। उसी स्क्वाड्रन के एक पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजीत सिंह भी परमवीर चक्र के लिए नामित किए गए थे। हालांकि उन्हें वीर चक्र मिला था। तो निर्मलजीत एक ऐसी स्क्वाड्रन में शामिल हुए जहां हर पायलट के दिल में आग थी। फरवरी 1971। निर्मलजीत अब 25 साल के हो चुके थे। लंबे सुडौल गेहुआओं रंग, चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। उनकी बहुत लंबी मूंछें थीं, सिख परंपरा के अनुसार। उन्होंने अपनी दाढ़ी संवार कर रखी थी, एक सैनिक की शक्ल। उनकी शादी हुई मंजीत कौर नाम की लड़की से। मंजीत कौर खूबसूरत और संवेदनशील थीं। शादी बहुत सादगी से हुई थी, गांव के गुरुद्वारे में। बारात में पूरी स्क्वाड्रन के जवान शामिल हुए थे, लेकिन उनकी वर्दी बदलकर शेरवानी में आए थे। निर्मलजीत ने अपनी पत्नी को सैनिक जीवन की कठिनाइयों के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा, ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं है, जब देश बुलाए तब मुझे जाना होगा। मंजीत ने सिर हिला दिया। वह भी एक सैनिक की बेटी थी। उनके हाथों की मेहंदी में उनके नाम के पहले अक्षर छुपे थे, एन और एम। लेकिन यह मेहंदी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद मार्च 1971 पूर्वी पाकिस्तान में तूफान खड़ा हो गया। ढाका, चटगांव, कुलना, हर जगह बंगाली भाषा और अधिकारों के लिए आंदोलन था। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जो इतिहास की सबसे क्रूर सैन्य कार्रवाइयों में से एक थी। लाखों लोग मारे गए, रातों रात खून की नदियां बह गईं। अनुमान है कि 3 लाख से लेकर 50 लाख तक लोग शहीद हुए। विश्वसनीय आंकड़े 3.5 लाख हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग भारत भाग आए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सीमावर्ती राज्य रिफ्यूजियों से भर गए। हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते। उनके चेहरे पर खौफ था, भूख थी, बेबसी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत को समझ में आ गया कि अब दुनिया उनके लिए कुछ नहीं करेगी। भारत ने खुद ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पूर्वी मोर्चे पर सैन्य एकाग्रता बढ़ाई गई, लेकिन पश्चिमी मोर्चे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान की नजर में था और श्रीनगर एयरबेस यह कश्मीर की जीवन रेखा थी। अगर वहां का रनवे तबाह हो जाता तो सेना और रसद कश्मीर नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए वायुसेना ने एक कदम उठाया। नंबर 18 स्क्वाड्रन के 4 ग्नैट विमानों को अंबाला से श्रीनगर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। यह एक डिटैचमेंट था। उस डिटैचमेंट में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों भी शामिल थे। उनकी नई दुल्हन अभी पूरे सुहाग का सिंदूर भी नहीं भर पाई थी कि वह एक बैग पैक करके निकल पड़े। उनकी पत्नी मंजीत ने उनके कॉलर पर एक छोटा सा चांदी का फूल लगा दिया था। इसे हमेशा रखना, उसने कहा। बाद में वही फूल उनके गिरे हुए विमान के मलबे में मिला था, लेकिन यह बाद में पता चला। श्रीनगर एयरबेस, समुद्र तल से 1700 मीटर से अधिक की ऊंचाई। दिसंबर में तापमान 0 से 8-10 डिग्री नीचे चला जाता था। घना कोहरा और बादल। कई बार तो रनवे पर विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर से भी कम रहती थी। वहां राडार कवरेज नहीं था, क्योंकि पहाड़ियां राडार सिग्नल को रोक देती थीं। पाकिस्तानी विमानों को इंटरसेप्ट करने का एकमात्र तरीका था आइडियो पोस्ट से सूचना मिलने के बाद उड़ान भरना, और उस सूचना का समय अक्सर बहुत कम होता था। पायलटों को 5 मिनट की नोटिस पर टेक ऑफ के लिए तैयार रहना पड़ता था, जिसे रैपिड रिस्पांस अलर्ट कहते थे। वे अपने सूट और पैराशूट पहने हुए, हेलमेट हाथ में लिए, एक छोटे से हैंगर के पास कुर्सियों पर बैठते थे। जैसे ही सायरन बजता, वे उठते और 200 मीटर दौड़कर अपने विमान तक पहुंचते। टेक ऑन रोल में बाधा डालने के लिए रनवे पर बर्फ जमी रहती थी, जिसे हर सुबह सैनिक फावड़े से हटाते थे। निर्मलजीत और उनके साथी बलदेव सिंह घुमान अक्सर एक साथ अलर्ट पर रहते थे। दोनों की जोड़ी स्क्वाड्रन में बहुत मशहूर थी। एक बार एक मॉक ड्रिल में उन्होंने 8 सेबर विमानों के फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट किया था और उनमें से 5 को शूट डाउन कर दिया था। उनका टीम वर्क बेहतरीन था, लेकिन उनकी एक और आदत थी, वह अपने विमान के हर इंच को चेक करते थे। कभी भी मैकेनिक पर पूरा भरोसा नहीं करते थे। सुबह 4 बजे वह उठते, हाथ धोते, फिर सीधे हैंगर में जाते।
अपने ग्नैट के चारों ओर घूमते, विंग्स, फ्यूल टैंक, मशीन गन के बेल्ट, सीट, सब कुछ अपनी आंखों से देखते। एक बार तो उन्होंने देखा कि गन बेल्ट में एक लिंक टूटा हुआ था। उसने उसे बदलवा दिया। बाद में मैकेनिक ने कहा, साहब आपने बचा लिया, वरना फायरिंग करते समय जाम हो जाता। उनके इसी जुनून की वजह से पूरी स्क्वाड्रन में उनका नाम साहब ए जुनून रखा गया था। 1971 का नवंबर आया। तनाव चरम पर था। पाकिस्तानी वायुसेना लगातार सीमा पर उल्लंघन कर रही थी। 22 नवंबर को पूर्वी मोर्चे पर गाजीपुर के पास पहली गोलीबारी हुई। फिर 3 दिसंबर का दिन आया। शाम करीब 5:45 पर, जब अभी अंधेरा हुआ ही था, पाकिस्तान ने अचानक भारत के पश्चिमी सेक्टर के 8 एयरबेस पर हमले शुरू कर दिए। अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर और आगरा एक साथ। यह ऑपरेशन चंगेज खान था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याहिया खान का मानना था कि एक ही झटके में भारतीय वायुसेना को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन भारत तैयार था। सरदार H.M. पटेल, जो रक्षा मंत्री थे, ने इंदिरा गांधी को सलाह दी थी, हमें किसी भी समय हमले की उम्मीद करनी चाहिए। उसी रात 8:30 बजे इंदिरा गांधी ने रेडियो पर संबोधन दिया, पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। युद्ध आरंभ हो चुका था, लेकिन श्रीनगर एयरबेस पर हालात बेहद नाजुक थे। पिछले 7 दिनों से पाकिस्तानी वायुसेना ने श्रीनगर पर कोई सीधा हमला नहीं किया था, लेकिन ISI, पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी, ने प्लान बना रखा था कि जब भारतीय सेना पूर्व की तरफ बढ़ रही है और उसकी सारी नजरें ढाका पर हैं, तो उसी वक्त कश्मीर में एक जोरदार हमला करके ध्यान हटाया जाए। 14 दिसंबर 1971 की सुबह तय की गई। तारीख का महत्व था। 13 दिसंबर को पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने गंगासागर और सिलहट के पास भारी प्रगति की थी। पाकिस्तानी कमान घबरा गई थी। उनके लिए श्रीनगर पर हमला एक डाइवर्जनरी अटैक था, एक ऐसा हमला जो भारत को अपनी सेनाएं पश्चिम की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दे। 14 दिसंबर 1971 तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। सुबह 5:30 बजे तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर एयरबेस के चारों तरफ बर्फ जमी थी। रनवे पर फ्लड लाइटें धुंधली सी दिख रही थीं। हेडक्वार्टर में अलार्म नहीं बजा था। निर्मलजीत सेखों और बलदेव सिंह घुमान अलर्ट रूम में बैठे थे। उनके सामने एक चाय की केतली थी, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। घुमान कुछ पल एक किताब पढ़ रहे थे। सेखों अपनी पत्नी की तस्वीर देख रहे थे। वह तस्वीर उनके ब्रेस्ट पॉकेट में थी। उन्होंने घुमान से कहा, बलदेव, मुझे लगता है आज कुछ होगा। घुमान ने कहा, हमेशा तैयार रहो। तभी सुबह 6:52 बजे अवंतीपुर की एक ऊंची चोटी पर स्थित ऑब्जर्वेशन पोस्ट से एक सांकेतिक संदेश आया। स्पॉटेड 6 बॉगीज, सीक्वेंस 6, हेडिंग नॉर्थ ईस्ट। यह कोड था। बॉगी का मतलब था दुश्मन का विमान। 6 विमान उत्तर पूर्व की ओर आ रहे थे, सीधे श्रीनगर की तरफ। बस 5 सेकंड में अलार्म बजा। लाल बत्ती चमकी। सेखों और घुमान ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ कहे। फिर दोनों एक साथ कूद पड़े, बाहर भागते हुए रनवे की तरफ। उनके जूतों की एड़ियां कंक्रीट पर तेज आवाज कर रही थीं। घुमान पहले पहुंचे। उनका ग्नैट नंबर C111, सेखों का ग्नैट C109। वे कॉकपिट में कूदे, बकल बांधे, हेलमेट पहना, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट की। ग्राउंड क्रू ने प्रोपेलर स्टार्ट कर दिया। इंजन की गरज ने ठंडी हवा को गर्म कर दिया। घुमान ने टावर से टेक ऑफ क्लियरेंस मांगा। टावर ने हां कह दी। घुमान तेजी से रनवे पर दौड़े और उड़ गए। अब बारी थी सेखों की, लेकिन जैसे ही सेखों का ग्नैट रनवे पर मुड़ा, अचानक सुबह के कोहरे को चीरते हुए 2 जोरदार धमाके हुए। रनवे के सिरे पर 2 बड़े गड्ढे बन गए। आसमान में काला धुआं फैल गया। पाकिस्तानी सेबर विमानों ने स्ट्राफिंग रन शुरू कर दी थी। वे मशीन गन से रनवे पर गोलियां भी बरसा रहे थे। उनके विमानों की आवाज एक विशिष्ट हूं की आवाज थी, जेट इंजन की सीटी। सेखों के कॉकपिट में धुआं घुस गया। वह खांसने लगे। रेडियो पर घुमान की आवाज टूट फूट रही थी, सेखों आ रहे, पीछे बच कर। और फिर रेडियो डेड हो गया। बम के धमाकों के कारण कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था। सेखों एकदम अकेले थे। उन्होंने कोहरे के बावजूद विंडस्क्रीन के ऊपर से आसमान झांका। बादलों के बीच चांदी जैसे चमकते हुए सेबर विमान नाच रहे थे। कोई अपना विमान नहीं था, केवल दुश्मन। लेकिन सेखों ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा था। उन्होंने थ्रॉटल पूरा आगे कर दिया और रनवे से उड़ान भरी, गड्ढों के बीच से अपनी मशीन को ऊपर उठाते हुए। उनका एक टायर हवा में ही फट गया, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। अब शुरू हुआ वह डॉग फाइट, जिसके बारे में पाकिस्तानी पायलटों ने भी कहा कि वह पागलपन की हद तक जबरदस्त था।
आसमान में अब सिर्फ चीखती हुई मशीन गनों की आवाज थी। शेखों ने देखा, सबसे पहले 2 सेबर विमान काफी नीचे थे। वे बम फेंकने के लिए ऊंचाई घटा रहे थे। उन पर हमला करने का यही सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने अपने ग्नैट को एक तेज बाएं मोड़ पर घुमाया, एक चक्र में जो उसके विमान के लिए असंभव माना जाता था, लेकिन ग्नैट का टर्निंग रेडियस ही उसकी ताकत था। वह उस पाकिस्तानी सेबर के बिल्कुल पीछे आ गया। 6 ऑन क्लॉक पोजीशन, जैसा कि पायलट कहते हैं। उसने लक्ष्य बनाया। पहले सेबर पर उसने अपनी दोनों 30 मिमी की ब्रिटिश एडन कैननों से फायर कर दिया। गोलियों की बौछार ने सेबर के दाहिने विंग को फाड़ डाला। विमान ने एक तेज स्पिन शुरू कर दी और बिना पायलट के नीचे की ओर गिर गया। विस्फोट हुआ, एक तेज रोशनी और फिर धुआं। शेखों ने एक को मार गिराया था, लेकिन उसी पल 2 और सेबर उसके पीछे आ गए। उनके पायलट बहुत अनुभवी थे। शेखों ने अपने विमान को तेजी से ऊपर की ओर खींचा। एक कठोर चढ़ाई। सेबर उसका पीछा करने लगे, लेकिन ऊंचाई पर सेबर का इंजन बेहतर था? नहीं, ग्नैट हल्का था, इसलिए ऊंचाई पर वह अधिक फुर्तीला था। शेखों ने अचानक अपना विमान एक तरफ को घुमाया और पीछे आ रहे सेबर के सामने आ गया। दूसरा सेबर उसके बाईं तरफ था। दोनों सेबरों के बीच शेखों ने अपना विमान निकाल लिया। यह एक मौत से खेलने जैसा दांव था। उस समय शेखों को यकीन हो गया था कि वह एक नहीं बचेगा, लेकिन वह दुश्मन को भी अपने साथ ले जाएगा। उसने रेडियो पर पठानिया स्क्वाड्रन लीडर को एक संदेश भेजा, आई एम बिहाइंड 2 सेबर्स, आई विल नॉट लेट देम गो। और फिर उसने अचानक एक रिवर्स टर्न लिया, जिसे रोलिंग सिजोर्स कहा जाता है। एक सेबर उसका पीछा करता रहा, दूसरा दूर चला गया। शेखों ने मौका देखा, अपने पीछे वाले सेबर को एक मिसाइल की तरह फायर किया, लेकिन उसके पास मिसाइल नहीं थी, केवल गन। उसने सटीक निशाना लगाया। दूसरा सेबर आग का गोला बनकर नीचे गिरा। 2 सेबर मार गिराए जा चुके थे। बचे हुए 4 सेबर अब डर गए थे। उनके लीडर विंग कमांडर शरबत अली चंगेजी ने रेडियो पर कहा, यह ग्नैट पागल हो गया है। उन्होंने शेखों को घेरने की कोशिश की। एक सेबर उसके सामने आ गया और उसे क्रॉस फायर में लेने का प्रयास किया। शेखों का विमान पहले से ही कई जगह डैमेज हो चुका था। कॉकपिट के कांच में दरारें थीं। सूतिताओ बाएं विंग पर एक बड़ा छेद था। तेल और ईंधन रिस रहा था। फिर भी शेखों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। उन्होंने एक और सेबर पर हमला किया और उसे डैमेज किया। वह सेबर धुआं छोड़ता हुआ पाकिस्तान की ओर भाग गया। तब तीसरे सेबर ने पीछे से एक सटीक बर्स्ट दागी। गोलियां शेखों के कॉकपिट में घुस गईं। उनके सीने में एक गोली लगी। उनके उड़ान सूट पर खून फैल गया। उन्होंने रेडियो पर घुमान से कहा, घुमान, मैं हिट हूं, मेरा जहाज खत्म, तुम संभालो। घुमान ने जोर से चिल्लाकर कहा, निर्मल, इजेक्ट करो प्लीज। लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी, 2000 फीट से भी कम, और वह पहाड़ियों के बीच था। इजेक्ट करने पर पैराशूट नहीं खुलता। उसके पास 2 ही रास्ते थे, क्रैश हो जाना या अपने विमान को दुश्मन पर फेंक देना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने आखिरी बार रेडियो पर कहा, जय हिंद। फिर उसका ग्नैट तीसरे सेबर से टकराने से पहले ही धरती से जा गिरा। लेकिन टकराया नहीं, वह समय पर नियंत्रण खो बैठा। विमान नीचे की ओर तेजी से गिरा और कश्मीर की घाटी में एक जंगल के पास धमाके के साथ बिखर गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। धरती मां ने अपने इस सपूत को ऐसे अपने में समा लिया मानो उसे कोई दफन न कर सके। युद्ध क्षेत्र में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। शेखों ने अकेले ही पूरे पाकिस्तानी मिशन को बर्बाद कर दिया था। उनके साहस के आगे बाकी 4 सेबर अपने लक्ष्य पर बम गिराने में असफल रहे। उन्होंने फिर भी कुछ बम गिराए, लेकिन ज्यादातर रनवे से काफी दूर जा गिरे। श्रीनगर एयरबेस पूरी तरह ऑपरेशनल बना रहा। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी थी। उस दिन स्क्वाड्रन में कोई खाना नहीं खाया। हर कोई चुप था। घुमान बाद में बताते थे, मैं अपना विमान उतार कर आया तो सीधे उसके खाली हैंगर में गया। वहां उसका हेलमेट रखा था। मैंने हेलमेट को अपने हाथों में ले लिया। उस पर खून के धब्बे थे। मैं रो पड़ा। 2 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन कश्मीर में उस लड़ाई ने वीरता की एक मिसाल कायम कर दी थी। शेखों के बलिदान के बाद उनके नाम पर अनगिनत सम्मान आए। 26 जनवरी 1972 गणतंत्र दिवस, शेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह पहला और एकमात्र परमवीर चक्र है। उनकी विधवा मंजीत कौर ने यह पदक राष्ट्रपति वीवी गिरी से प्राप्त किया। वह पूरी तरह से सफेद साड़ी में थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। वह मुस्कान जो उनके पति के आखिरी संदेश की तरह थी। उन्होंने कहा,
उसने अपना वादा निभाया। वह वापस नहीं आया, लेकिन वह हमेशा मेरे दिल में है। पाकिस्तानी पायलट सलीम बाग मिर्जा, जिसने उस दिन आखिरी बर्स्ट फायर की थी, ने वर्षों बाद एक किताब में लिखा, मैंने कभी इतना बहादुर आदमी नहीं देखा। वह जानता था कि वह मरने वाला है, फिर भी वह हमारी तरफ दौड़ा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम एक गलत जंग लड़ रहे थे। मिर्जा बाद में कनाडा चला गया और उसने अपना बाकी जीवन शांति के लिए काम किया। सेखों की वीरता ने दुश्मन का दिल भी बदल दिया। आज निर्मलजीत सिंह सेखों की प्रतिमा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में है। पंजाब के लुधियाना में एक चौक का नाम उनके नाम पर है, सेखों चौक। श्रीनगर के बदामी बाग सैन्य क्षेत्र में उनके रहने वाले कमरे को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। वहां उनकी वर्दी, उनके पत्र और उनके ग्नैट का एक इंजन रखा हुआ है। 2023 में अंडमान और निकोबार के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया। 2026 में आई फिल्म बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ ने उनका किरदार निभाया, जिसने एक नई पीढ़ी को सेखों के बारे में बताया। लेकिन असली श्रद्धांजलि तो हर भारतीय के मन में बसती है। जब भी कोई लड़ाकू विमान आसमान में गरजता है तो उस गर्जन में एक नाम गूंजता है, निर्मलजीत सिंह सेखों। एक सिख, एक सैनिक, एक सपूत। उसने अपने छोटे से विमान में बैठकर बड़ा से बड़ा खतरा मोल लिया। उसने साबित कर दिया कि देश के लिए मरने से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। उसके बलिदान को पूरे 5 घंटे में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि हर पल में एक नई वीरता है।